नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी को आलो न्यूज़ स्टूडियो में फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है बागे कमसी। आज फिर से एक नया एपिसोड के साथ आपके समक्ष हाजिर हूं। प्रिय दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, फ़िलहाल मैं ऑगस्ट वोमेंस क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर पपूनाला नाहरलगुन में मौजूद हूं। हमारे बीच में है डॉक्टर जॉनसन बागरा, जो कि यहाँ का फाउंडर है। मैं बिना समय गवाते हुए मैं बागरा सर को आज के इस शो पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर, आपको आलो न्यूज़ स्टूडियो पॉडकास्ट में आज मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू बागे। तो सर, मैं सोच रहा हूँ कि आपके इंट्रोडक्शन में नहीं बल्कि आप खुद से दें, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताने की कष्ट करें कि आप कैसे करके डॉक्टर बना, आप कहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये मुकाम पर आप कैसे पहुँचा आज तक। सबसे पहले तो मेरा एजुकेशन वीकेवी बालीजान में रहा। स्कूल छोटा समय प्री स्कूल तो उसमें बहुत छोटा था, बालीजान में रहा। बीकेवी बालीजान, बीकेवी शेर। उसके बाद सेंट जेवियर्स स्कूल शिलोंग में भी मैंने शायद 1 साल बहुत छोटा समय पढ़ा था। देन आफ्टर दैट 1987-88 को मैं रामाकृष्ण मिशन स्कूल आलो ज्वाइन कर लिया था, और रामाकृष्ण मिशन स्कूल आलो में मैं क्लास 10 तक वहाँ रहा, आर के मिशन स्कूल आलो में। आफ्टर पासिंग क्लास 10 फिर मैं रामाकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर दियोमाली, वहाँ से मैंने 11-12 पास किया। उसके बाद हमारा प्री मेडिकल टेस्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा अच्छा रैंक आया था। फिर मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, वहाँ से मैंने MBBS किया एंड 2005 को मैं पास आउट हो गया था वहाँ से। फिर मैं 2007 को मैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी में स्पेशलाइजेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एंड 2010 को मैं वहाँ से पास आउट हो गया। आफ्टर पासिंग आउट मैं इधर उधर ट्रेनिंग वगैरह लिया, लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग, इनफर्टिलिटी, IVF वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह लिया। फिर मैं निभा हॉस्पिटल में रहा फॉर 11 years इनफैक्ट। निभा हॉस्पिटल में 11 years रहा। एंड इस बीच मैंने काफ़ी सारा एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्रेनिंग वगैरह मैंने इंडोनेशिया में किया, मैंने कनाडा में किया, मैंने जर्मनी कील में किया, मैंने फ्रांस में किया। ये सब पूरा ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपना मेरा टेन्योर जब निभा में था तब मैंने किया। और फिर ये हॉस्पिटल दिस केम अप इन 2023 को हमने फिर ये हॉस्पिटल बिल्डअप करना शुरू किया एंड इन द ईयर 2025 2 जनवरी को ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है। दिस इज़ माय जर्नी इन वेरी शॉर्ट। So much, sir. We being the tribal and since we belong from a tribal state, तो सर हमारे समाज में वुमेन्स को लेकर कई सारे टैबू है जिसके ऊपर मैं आपके साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाई गायनोकोलॉजिस्ट, कई सारे आप ट्रेड चुन सकते थे, आप इसी में ही क्यों चुना। जब मैं MBBS कर रहा था तो मुझे हमारा पोस्टिंग होता है 1 month 2 months का, जैसे पोस्टिंग होता है इंटर्नशिप के समय। तो ऑल द डिपार्टमेंट्स में से मुझे ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा था। और ये सोचा था कि ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में डिलीवरी होता होगा, क्योंकि हम लोग को जब वहाँ पे डिलीवरी करता था, बच्चा चलता था, तो पेशेंट पार्टी लोग बहुत मिठाई वगैरह देता था। तो मुझे बहुत रिवार्डिंग लगा ये सब्जेक्ट, तो बहुत रिवार्डिंग लगा। इसीलिए मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जब क्लियर किया तो मुझे काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल रहा था, बट आई चोज ऑब्स एंड गायनी। दैट इज़ मतलब बाई चांस ही मेरा ये एक्चुअली ये चूज़ करना ही था, ऐसा करके नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये फील्ड में मेरा कनेक्शन अच्छा है, तो मैंने इसीलिए ऑब्स एंड गायनी को ही चूज़ किया। थैंक यू सर। सर एक्चुअली हम लोगों को पॉडकास्ट के लिए कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप काइंडली आलो न्यूज़ टुडे टीम इनको लीजिए, तो कई सारे हमारे व्यूवर्स ने आपके नाम सजेस्ट किया। और वाकई में मैं भी सोचता हूँ कि आपके डॉक्टर जॉनसन बागरा का जो कंट्रीब्यूशन है जो हमारे समाज में, हमारे जो खास तौर पे हमारे जो ट्राइबल इन्फेंट स्टेट अरुणाचल प्रदेश में, आप जैसा एक समाज सेवक, यूँ कहूँ तो मैं आपको समाज सेवक ही मानता हूँ। आपके जो प्रोफेशनल लाइफ
प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तो चलता रहेगा, लेकिन उससे कई बढ़कर भी, हालांकि मैं थोड़ी देर बाद ये पॉइंट्स पे भी आना चाहता हूँ, तो इसीलिए लोगों का व्यूअर्स चॉइस था आप। तो सर थैंक यू सो मच। बिना समय गवाते हुए चलिए सर, मैं मान लिया कि आप किस लिए ये ट्रेड को चुना। आप आई मीन बीइंग अ गायनोलॉजिस्ट, आप गायनोकोलॉजिस्ट, सॉरी हम लोग ये मेडिकल टर्म प्रोनाउंस करने का बहुत दिक्कत होता है। तो सर कई सारे लोगों का ये भी कहना है डॉक्टर जॉनसन बागरा बहुत ही एक आई मीन होनहार, और हमारे स्टेट के जो आप ही के कंट्रीब्यूशन का द्वारा शायद अरुणाचल में भी हम लोग का फर्स्ट आईवीएफ जो ये बेबी जो डिलीवर हुआ। तो सर आप गवर्नमेंट जॉब भी चॉइस कर सकते थे, तो आपने क्यों प्राइवेट ही क्यों चुना? क्योंकि हमारा यहाँ पे एक टैबू है कि प्राइवेट जॉब करता है वो क्या, उसका जॉब तो प्राइवेट है, उसका गवर्नमेंट जॉब वाला ही उन लोगों को मतलब ये लगता है। तो सर आप क्यों? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है एक्चुअली। मैं अपना फादर को गवर्नमेंट जॉब करते हुए देखा था एंड ही वाज डूइंग अ वेरी नाइस जॉब, और मतलब अपना रिटायरमेंट तक बहुत ही ईमानदार से शरीफ से काम करके रिटायरमेंट हो गया। अभी आलो में अपना रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ का, स्पेशली इन द प्रोफेशनल फील्ड मतलब जैसे हम एक डॉक्टर हैं तो वी आर प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल फील्ड में एक लिमिटेशन होता है गवर्नमेंट जॉब में। यू विल बी पोस्टेड, यहाँ से वहाँ पोस्टिंग चला जाएगा आपको, यहाँ से ऑफ कोर्स उन लोग बहुत अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, बट ग्रोथ का एक लिमिटेशन हो जाता है। दैट्स वाई मैंने ये तय किया था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा। मैं मेहनत करूँगा, मैं अपना स्किल को इम्प्रूव करूँगा। इसीलिए क्योंकि मुझे अगर स्किल इम्प्रूव करना है तो मुझे एक ही जगह रहना है। मुझे यहाँ वहाँ अगर मैं कहीं उधर ट्रांसफ़र होके चला गया या उधर ट्रांसफ़र होके चला गया, शायद अगर आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता तो शायद मैं कोई डिस्ट्रिक्ट में होता, मैं प्रोग्राम ऑफिसर ही बन के रह जाता। तो मैंने सोचा कि नो, गवर्नमेंट जॉब अगर मैं करता, शायद मैं दूसरों को नहीं बोलता, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता तो मैं लेज़ी आदमी हो जाता। मैं शायद सैलरी के ऊपर ही डिपेंड करना था अपना लाइफ, और मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो मेरा एक सपना था कि आई वांटेड टू इम्प्रूव माय स्किल्स। मेरा लैप्रोस्कोपी में एडवांस सर्जिकल जो भी अप टू डेटेड होके मैं आगे बढ़ना चाहता था। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब कभी चूज़ नहीं किया। प्लस और भी एक कहानी है, जब मैंने एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब देने के लिए किया तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला भी नहीं। और कभी गवर्नमेंट का इतना सारा क्राइटेरियास होता है कि 3 इयर्स का आपका रिक्रूटमेंट रूल होता है, कभी रिक्रूटमेंट रूल होता है, कभी नहीं होता है। तो ये सब होच पोच से मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचा इट इज़ बेटर टू स्टिक टू वन थिंग, एक ही चीज़ में स्टिक होके बैठा रहे। गवर्नमेंट जॉब अगर मैं नहीं करता तो आई विल इम्प्रूव माई स्किल्स। दैट इज़ हाउ आई एम स्टिल इम्प्रूविंग माई स्किल्स। टुमारो आई एम गोइंग समवेयर वेयर, कहीं मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ स्टेट, जहाँ पे मैं फिर से रोबोटिक सर्जरी स्किल्स को भी मैं सीखने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये सब मैं नहीं कर पाता अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में होता तो, क्योंकि मुझे एक सर्टेन लिमिटेशंस होगा, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होगा, जहाँ पे मैं अपना सर्जिकल स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब मैंने किया ही नहीं। मेरे फादर को देखा था, ही हैज़ ऑलरेडी डन गवर्नमेंट जॉब, तो इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए सर, मैं तो कन्विंस हूँ आपका ओपिनियन को लेकर। तो सर कई सारे क्वेश्चंस आप आएंगे, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमारे समाज में एक वुमेन्स को लेकर एक टैबू सोच है। तो कुछ मीथ से मैं आपके साथ मैं तोड़ना चाहता हूँ, और जितने भी मेरे दर्शक हैं मैं आशा करता हूँ आप बने रहेंगे हमारे साथ। सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि फ्रॉम योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द बिगेस्ट हेल्थ चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन अरुणाचल टुडे? मेडिकल, सोशल और कल्चरल, ये तीनों एस्पेक्ट्स में, मेडिकल में, सोशल में और कल्चरल में, हमारे वुमेन इन अरुणाचल, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश, उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट हेल्थ चैलेंजेस क्या रहा? Females, not just in
अरुणाचल पर से का ही बात नहीं है, इट इज़ पैन इंडिया, सब में ऐसे है, फीमेल हमेशा दबा ही रहता है। ऑफ कोर्स आजकल एजुकेशन हेल्थ सेक्टर वगैरह इम्प्रूव हो गया तो फीमेल्स लोग आगे बढ़ने लग गया, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। अदरवाइज आप देखिए फीमेल्स लोग, सपोज मेरे पास बहुत सारा इनफर्टिलिटी केसेस आता है, इनफर्टिलिटी में भी एक टैबू है, जैसे कि फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल। पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में अभी बहुत कम होता है, पहले ज़माने में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो हस्बैंड दूसरा शादी कर लेगा, तीसरा शादी कर लेगा, चौथा शादी कर लेगा, बट उसमें फीमेल एक्सेप्ट ही कर लेता है, चलो होगा, मेरे से नहीं हो रहा है तो। लेकिन आजकल हेल्थ एंड एजुकेशन इतना इम्प्रूव हो गया है तो फीमेल्स आर कमिंग ओवर, हस्बैंड्स लोग भी समझ में आ रहा है आजकल, तो दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सोशल एंड कल्चरल पार्ट को भी अगर आप देखते हैं, अगर फीमेल्स नहीं होगा, फीमेल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये सोसाइटी कभी ग्रो होगा ही नहीं। कल्चरल पार्ट में भी देखिए, अगर फीमेल्स तो हमारा कल्चरल, अपना लोकल कल्चर जो भी है उसको प्रिजर्व करके अगर नहीं रखता है, ये समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो फीमेल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर ग्रोथ, स्पेशली फॉर ग्रोथ। तो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के एक्चुअली और टैबू को पीछे रखते हुए फीमेल्स लोग आजकल आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को सारा मेन भी इक्वली सपोर्ट देना चाहिए सोसाइटी में। चलिए सर, एक्चुअली मैं भी एक एजुकेटेड लड़का हूँ, पर आज तक जैसा कहता है समाज जैसे आपको शिक्षा देता है उस तरह आपका सोच भी बन जाता है। तो आज ही मैं आपके सामने बैठ के मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरा भी शायद सोचना गलत था। हम ये सोचते हैं कि अगर XYZ का बीवी, उसका लड़का बच्चा नहीं देगा तो इट्स बिकॉज ऑफ हर, वो वाइफ का गलती है, यही ठहराता है। उसका बाद फिर सेकेंड बेबी, थर्ड बेबी, इसका मतलब ये नहीं कि वो फीमेल से ही है, मेल से बिल्कुल नहीं। फीमेल इज जस्ट अ कैरियर, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ही रहता है, मेल में ही है एक्चुअल जो सीड X एंड Y। तो अगर फीमेल कोई लड़की बच्चा पैदा करता है, इट इज़ नॉट बिकॉज, ये लड़की की वजह से नहीं है, ये लड़का के हस्बैंड के वजह से है, लड़की के वजह से बिल्कुल भी नहीं है, वाइफ के वजह से बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर किसी को ब्लेम करना है, इट इज़ हस्बैंड हु हैज़ टू बी ब्लेम्ड, नॉट द वाइफ को ब्लेम नहीं करना है। वाइफ का कोई रोल है नहीं लड़का लड़की होने में, इट इज़ ओनली हस्बैंड। तो हस्बैंड का जो सीड आएगा वही तो वाइफ जो ग्रो करेगा। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये मैंने कई सारे केसेस देखा कि सपोज मिस्टर X जो है मिसेस Y को शादी कर लिया, तो उनसे 4-5 जितने भी बच्चे हुए सब लड़की हुआ, तो उन्होंने फिर मिसेस G को शादी किया, तो G के थ्रू उनको लड़का भी जमा। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल बिकॉज जब उसके साथ वो दिया है अपना फीमेल वाला बीजन ही दिया है, फीमेल वाला सीड्स ही दिया है, दैट इज ऑल डिपेंड्स टोटली ऑन लक का ही है। इसमें कोई ये नहीं है कि फीमेल को तो ब्लेम करना इज 100% टोटली रॉन्ग। मतलब ये टोटली रॉन्ग है अगर फीमेल को कि वो एक लड़की बच्चा पैदा कर। आज का डेट में कोई लड़का लड़की करके बात कर रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस आज का डेट में। क्योंकि हम पढ़े लिखे, हम क्यों पढ़ते लिखते हैं, हम क्यों समाज में आगे बढ़ते हैं, अगर हम खुद को पढ़ लिख के एजुकेटेड बोलते हैं तो दिस टेबू हैज़ टू बी कंप्लीटली शट डाउन, और उसको डीप डाउन कहीं सागर में डुबो देना चाहिए, वो बरी कर देना चाहिए उसको, ऐसा वाला टेबू को। क्योंकि लड़का और लड़की बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। हमारा सोसाइटी तभी आगे बढ़ सकता है अगर हम लोग मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली साथ मिलके काम करें। तो लड़का एंड लड़की का चॉइस को लेके हमको नहीं लगता सोसाइटी में ये चीज़ को बढ़ावा कभी देना भी चाहिए। सर ये IVF और इनफर्टिलिटी के बारे में भी आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये मैंने इंग्लिश में से नोट डाउन किए थे। इनफर्टिलिटी इज ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड एंड वुमेन आर ब्लेम्ड, तो इस बारे में हम दोनों डिस्कशन कर चुका है। सो हाउ हैज़ IVF एंड मॉडर्न इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चेंज लाइव्स इन अरुणाचल प्रदेश? तो फॉलो अप में आपको ये फिर एड ऑन करना चाहता हूँ। डू फैमिलीज नाउ अंडरस्टैंड दैट इनफर्टिलिटी इज नॉट ओनली ए वुमेन्स इशू? क्या आप कई सारे मर्दों को कन्विंस कर पाए हो जैसे मैं कन्विंस हुआ? अभी ऐसा है इसमें व्हेनेवर सबसे पहले तो हाउ IVF एंड इनफर्टिलिटी, एडवांस इनफर्टिलिटी
हेल्प करता है कपल को। जी। तो इट हैज ट्रेमेंडसली हेल्प्ड बिकॉज अर्लियर पीपल जैसे हॉस्पिटल में आके उनके पास जाके ट्रीटमेंट लेने के लिए भी शर्माते थे, उसको टेबू मानते थे। बट आज का डेट में ऐसा नहीं है। दे आर ओपनली कमिंग, दे आर टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम है हमको, ये प्रॉब्लम है, हम लोग का बच्चा नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। देन मॉडर्न जो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है, इतना आजकल हमारे पास टूल्स एंड किट्स हो गए जिससे हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली आज का डेट में भी बहुत सारा ऐसे हस्बैंड जो है अपना आपको सुपरमैन सोचते हैं, सुपर ह्यूमन सोच के रखता है, जो कभी सोचता है मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलवेज मेरा वाइफ का प्रॉब्लम है। बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। वाइफ एंड हस्बैंड बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, 50% हस्बैंड का, 50% वाइफ का। अनलेस एंड अनटिल बोथ ऑफ देम दोनों को एग्जामिन नहीं किया, दोनों को सर्टन टेस्ट्स उन लोगों को रन नहीं किया, तब तक पता नहीं चलेगा। बहुत सारा केसेस में ऐसा होता है कि वाइफ को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा केसेस में होता है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम होता है, अभी बहुत सारा केसेस में ऐसा होता है कि दोनों में प्रॉब्लम नहीं भी होता है और दोनों में प्रॉब्लम नहीं हो के भी बच्चा नहीं होता है। तब कभी कभी टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एक हस्बैंड एंड वाइफ अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम लेके आ रहा है और आज का मॉडर्न जो किट्स एंड टूल्स जो हम लोग जिससे हम लोग आराम से डायग्नोस कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये जो IVF भी एक ऐसा प्रोसीड्योर है जहाँ पे सचमुच दोनों का प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, ट्यूब ब्लॉक है, अंडा कमती है, स्पर्म कम है, ये सब होने से हम लोग IVF का प्रोसीड्योर से बच्चा बना सकते हैं। ये क्या आप जैसे मुझे कन्विंस कर रहे हो, आप क्या आप मर्दों को नाउ जब मैं बोलता हूँ आजकल मैं आई मेक इट मैंडेटरी, आजकल मैं मैंडेटरी बना दिया। अगर आप हस्बैंड को लेके नहीं आएगा, अगर हस्बैंड का भी टेस्ट नहीं करेगा तो आई विल नॉट रन दैट टेस्ट। तो मैं दोनों का ही टेस्ट कराता हूँ, तो हस्बैंड को आना ही पड़ता है। और मेजॉरिटी यहाँ पे अरुणाचल में मेल का 50 to 60% मेल आर रिस्पॉन्सिबल। तो बहुत सारा केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़का लोग का प्रॉब्लम है, बट लड़का और लड़की का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? इवन दो लड़का का प्रॉब्लम होने से भी सोसाइटी लोग सोचता है कि लड़की का प्रॉब्लम है, और वाइफ वहां पे चुपचाप बैठा रह जाता है। चुपचाप इसीलिए बैठा रह जाता है कि वाइफ बोलता नहीं है। वाइफ बोलेगा, वाइफ थोड़ी ना बोल के घूमेगा कि मेरा हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है। लेकिन वाइफ का अगर प्रॉब्लम है तो हस्बैंड लोग के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि दूसरा शादी कर लेगा, तीसरा शादी कर लेगा। लेकिन सब ऐसे नहीं होता है। आजकल मैंने बहुत सारा ऐसे कपल्स भी देखा है जो वेरी डेडिकेटेड, हस्बैंड सब कुछ नॉर्मल है, वाइफ का प्रॉब्लम है, बट दे आर स्टिल वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। कोई कोई ऐसे भी है जिसमें ऐसे वाला भी देखा है जो बोलते हैं कि नहीं मेरा वाइफ का प्रॉब्लम नहीं, आई हैव टू गो फॉर अनदर ऑप्शन। तो मैं बोला हूँ दैट इज़ वाई IVF एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। आपको सेकेंड ऑप्शन वो थर्ड ऑप्शन वगैरह सोचने का ही नहीं है। आपका मॉडर्न जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इतना आजकल एडवांस हो गया है, तो आप आराम से पेरेंट्स बन सकते हैं। सर, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। किसी एक आप चलिए आप इसको एनिमोस मान लीजिए, एक रोइंग से मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने ये सवाल डाला है कि सपोज उनका बीवी जो है 4 बच्चे हो गए, सब बच्चियाँ हैं, तो लड़का नहीं हो रहा है, तो क्या मैं किसी क्लिनिक IVF सेंटर पे जाके लड़का बच्चा ही IVF में करवा पा सकूंगा क्या? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इंडिया में ART एक्ट है। ART एक्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021, जो कि 2022 को ये गेजेटेड लॉ हो गया, इनएक्ट हो गया, एक गेजेटेड लॉ है ART एक्ट 2022। तो ये ART एक्ट 2022 का मुताबिक कोई भी सेंटर, IVF क्लिनिक, IVF सेंटर, कोई भी IVF सेंटर आपको प्री कॉन्सेप्शनल सेक्स सिलेक्शन करके कभी नहीं दे सकता है। दैट इज पनिशेबल एक्ट। ये एक पनिशेबल एक्ट है, अगेंस्ट लॉ है। तो इंडिया में आप सेक्स सिलेक्शन करके IVF नहीं कर सकता है, दैट इज टोटली पनिशेबल। और इसको बाहर कंट्री में, बट ये जो है सेक्स सिलेक्शन जेनेटिक लैब में सेक्स सिलेक्शन करके बाहर कंट्री में करते हैं। देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इंडिया में स्ट्रिक्टली, बिकॉज हमारा कंट्री बहुत सेंसिटिव है। हम लोग जेंडर रिलेटेड बहुत सारा क्रिमिनल एक्टिविटीज पहले हो चुका है, इसीलिए MTP एक्ट आया।
आप लड़का या लड़की जान के अबॉर्शन नहीं कर सकता है। आप अल्ट्रासाउंड, पीसीपीएनडीटी एक्ट है, पीसीपीएनडीटी एक्ट के हिसाब से आप लड़का या लड़की अल्ट्रासाउंड में भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आपका एआरटी एक्ट 2022 स्पेसिफिकली वहां पे लिखा है कि आप प्री कॉन्सेप्शनल सेक्स सिलेक्शन करके बच्चा नहीं डाल सकता है। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि आईवीएफ सेंटर में लड़का या लड़की बना के डाल सकता है, दैट इज टोटली रॉन्ग, इम्पॉसिबल, इट कैन नेवर बी डन इन इंडिया। इट इज ओनली जेनेटिक लैब में, और कोई भी आईवीएफ, सब आईवीएफ सेंटर में जेनेटिक लैब नहीं होता है। जेनेटिक लैब इज एक स्पेसिफाइड सेंट्रलाइज्ड जेनेटिक लैब होगा, या फिर बहुत जो भी जेनेटिक लैब होगा दैट इज अंडर द वॉचफुल आई ऑफ सेंट्रल, जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम है आईवीएफ का, तो उन लोग का वॉचफुल आई में होगा। वहां पे जो भी जेनेटिक टेस्ट होगा, दे शुड नेवर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, जेनेटिक टेस्टिंग में भी। तो इसीलिए किसी को अगर लड़की है, उसको लड़का चाहिए, कोई आईवीएफ सेंटर में जाके करना चाहता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। लड़का बच्चा है तो आपका लाइफ बन जाएगा, ऐसे अगर कोई सोच रहा है वो भी गलत है। और इंडिया में तो स्पेसिफिकली कोई भी आईवीएफ सेंटर में आप लड़का बना के बच्चा डाल नहीं सकता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इट इज अ पनिशेबल एक्ट। सर चलिए, मैं कन्विंस हुआ कि इस चीज़ से, तो मैं आशा करता हूँ मेरे जितने व्यूवर्स हैं, ये सब आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद एक डॉक्टर कह रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझेंगे इस चीज़ को और कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। हमारे कई सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, मेरा भी 36 प्लस हो गया है ईयर्स, तो ऐसा कई सारे फ्रेंड सर्कल है जो पिछला 9-10 साल से दोनों एक साथ है पर बच्चा नहीं हो पा रहा। तो आज का इस समाज में इनफर्टिलिटी रेट जो इतना बढ़ गया, इसका कारण क्या हो सकता है जो फीमेल्स में? बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। एक तो है नंबर 1, क्योंकि मेल और फीमेल पहले ज़माना में क्या होता था, जल्दी शादी कर लेता था। फर्टिलिटी विथ इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ते लेगा आपका फर्टिलिटी डिक्रीज होते जाएगा, स्पेशली आफ्टर 35 के बाद फर्टिलिटी बहुत नोज डाइव करता है, एकदम डाउनफॉल होता है फर्टिलिटी का। मतलब फर्टिलिटी का मतलब प्रेगनेंसी होने का चांसेस अमंग फीमेल्स और मेल बोथ, स्पेशली इन फीमेल्स आफ्टर 35। तो क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड है, पीपल वांट टू गेट सेटल्ड फर्स्ट, पहले पढ़ लिख लेंगे, सेटल हो जाएगा, अपना घर होगा, गाड़ी होगा, देन दे विल बी थिंकिंग अबाउट रेजिंग अ चाइल्ड, मतलब बच्चा बनाना, ये सब उसके बाद सोचते हैं। तब तक बहुत लेट हो जाता है। फीमेल का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है आफ्टर 35 के बाद उनका एग का नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। एक फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज में अराउंड 300 to 400 एग्स ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये नंबर ऑफ एग्स जो है, आप अपना माँ का पेट से जब पैदा होके आता है, वो नंबर ऑफ एग्स वही रहता है, उससे धीरे धीरे करके घटते जाएगा। जैसे उम्र बढ़ते जाएगा, अंडा कमती होते जाएगा, और दिस स्पेशली नंबर बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है व्हेन अ वुमन रीचेस 35 एंड अबव। तो इसलिए एक फीमेल को अपना बायोलॉजिकल क्लॉक अंडरस्टैंड करना है और उनको अपना फैमिली टाइमली स्टार्ट कर लेना है। मेल का प्रॉब्लम थोड़ा सा लेट से होता है। मेल्स आर लाइक फैक्ट्री जैसा होता है, उनका टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होते रहता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होते रहता है, यस। लेकिन आफ्टर 35 के बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो सकता है। 25 to 30 ईयर्स इज आइडियल एज वेयर कपल अगर प्लान करना चाहते हैं तो प्लान कर सकता है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे स्पर्म को फ्रीज करता है वैसे ही एग को भी फ्रीज करके रख सकते हैं। सर मैं एक चीज़ मैं मानता हूँ, हमारा स्टेट जो है, दो इट्स अ इन्फेंट स्टेट, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि सिविलाइज्ड होने से पहले मॉडर्नाइज हो चुका है हमारा स्टेट। तो सर इसी के ऊपर मैं एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स रहता है, आजकल हमारे 30 ईयर्स के बच्चे ये में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए कंटिन्यूसली वो लोग ये जो जब ये होगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जी। तो उससे सर फीमेल को क्या असर पड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स दीज ऑल जो भी पिल्स हैं,
ये पिल जब बनाया, दीज पिल्स आर ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस। क्या? इट कैनॉट, इसको रेगुलरली, जैसे आज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ, आज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ तो वो दवाई खा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ओनली सपोज वंस इन अ ब्लू मून, सपोज एक साल में आप कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, उसमें आपको मेंस का डेट याद नहीं है, तब यूज़ करना, क्योंकि ये हार्मोनल पिल है। इसको अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेगा तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस है, नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रेगनेंसी कभी हो जाता है, ये पिल्स खाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाता है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमनली होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्रस में नहीं होके ट्यूब्स वगैरह में हो जाता है, आउटसाइड यूट्रस के बाहर, जहाँ पे बच्चादानी है, बच्चादानी में नहीं होके बच्चादानी का जो ट्यूब है उसमें होने के चांसेस है, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन समटाइम्स। अगर वो फट जाने से तो रिस्क रहता है। इसीलिए ये टीनेजर्स, ये हमारा जो रेगुलरली इसको अननोइंगली, मतलब विदाउट एनी नॉलेज, इग्नोरेंट होकर अगर उन लोग यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसको these emergency pills are made only for emergency purpose, once in a year, तो यूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं थोड़ा सा हम दोनों का डेविएट तो नहीं हुआ, मैं ये कंटिन्यूसली नहीं कर पाया। मैं सर आईवीएफ के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। एक दोस्त है मिस्टर तकसिंग फ्रॉम यिंगक्योंग, तो ड्यूरिंग 2019 कई सारे अरुणाचल टाइम्स में भी हम लोगों ने देखने को मिला। मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो है 2019 को आपके टीम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम दैट डिलीवर्ड अरुणाचल फर्स्ट आईवीएफ बेबी। तो व्हाट डिड दैट मोमेंट मीन फॉर यू एंड फॉर द स्टेट? That moment was actually a defining moment which actually changed the course of future. मेरा जो फ्यूचर का कोर्स को ही टोटली चेंज कर दिया। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था IVF वगैरह में इनिशियली, but since I went to so many places and met so many people, I happened to meet some guy who actually, फिर हमने कोलाबोरेट करके हमने नीबा हॉस्पिटल में IVF सेंटर खोला था। फिर वहाँ पे हमने आई इन्वेस्टेड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ और लैब वगैरह मैंने खुद इन्वेस्ट करके मैंने नीबा हॉस्पिटल में विद देयर परमिशन, मेरा लैब था वो, तो इन कोलाबोरेशन विद गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम आउटसाइड, उसके साथ मैंने कोलाबोरेट किया। फिर हमने IVF किया। ऑफ कोर्स पेशेंट वाज मेरा ही पेशेंट था, मैंने सब कुछ किया। फिर हमारा जब फर्स्ट IVF हुआ तो दैट मोमेंट रियली चेंज्ड माई लाइफ कि मुझे इंटरेस्ट जग गया IVF में। एंड व्हेन आई सो, मैंने जब देखा कि उनका पेरेंट्स बहुत ही खुश था। नाउ द बेबी इज़ 5 years old और शी इज़ वेरी क्यूट लिटिल गर्ल, और अभी 5 साल का हो गया। एंड आफ्टर दैट मेरा सो मेनी जर्नीज ऑफ IVF सक्सेस बेबीज इतना ज़्यादा हुआ। तो मैं इस फील्ड में, वो जब बच्चा हुआ था तब मैंने सोच लिया कि नाउ दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू रिफाइन माय स्किल्स। और मैं IVF का काम चलते गया, मैं खुद से करते गया। मैंने जैसे कोलैबोरेशन मैंने किसी के साथ किया था, उसको भी मैंने छोड़ दिया। मैं इंडिपेंडेंटली IVF स्टार्ट कर दिया आफ्टर 1 year, एंड द रिजल्ट्स आर नाउ, मेरा वेस्ट सियांग से बेबी है, ईस्ट सियांग से बेबी है, दापोरी जो सुबनसिरी, ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट से आज मतलब मेरे हाथों से बच्चा निकाला वाला बहुत है। आई विल नॉट डिनाई कि मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे हाथ से फेलियर्स नहीं हुआ है। लॉट्स ऑफ फेलियर्स। इफ़ यू सी IVF में, IVF का सक्सेस रेट ही कितना होता है? IVF का सक्सेस रेट 30 to 40% होता है। इफ़ अगर कोई सोचता है कि IVF करने के बाद फटक से प्रेग्नेंट हो जाएगा, नहीं भी होता है। कोई को मैंने 3 या 4 अटेम्प्ट्स ट्राई किया तब भी नहीं हुआ, किसी को मैंने एक बार ट्राई किया तब भी हो गया। तो ये जो है, बट जिसका सक्सेस होता है उनको खुश देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसका सक्सेस नहीं होता है उनका दुखी देख के मैं भी दुख हो जाता हूँ। तो मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, ऊपर वाला भी है, प्लस आपका स्किल, नॉलेज एंड आपका मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ये सब आपको बहुत हेल्प करता है। प्लस एक टीम होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरा जो IVF सेंटर है इसमें प्रॉपरली वी हैव अ स्टेप वाइज टीम। आपका ट्रीटमेंट कौन करेगा, कौन क्या चीज़ संभालेगा, सब एवरीथिंग इज सेटल्ड।
तो ये जर्नी नहीं हो पाता, ये आज मेरा सब कुछ स्टेप वाइज और सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता अगर मैंने 2019 में वो पार्ट में, वो मोमेंट में मेरे हाथों से मैंने वो बच्चा जिसको डिलीवरी किया, उसको अगर वो मोमेंट नहीं होता तो शायद आज का ये मोमेंट भी नहीं होता। जी सर। सर आप ऑगस्ट वुमेन्स क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर के आप खुद एक फाउंडर भी है सर। सो यहाँ में 4 दीवार के अंदर जो भी होता है वो दैट इज योर प्रोफेशनल। सो अपार्ट फ्रॉम दिस रूफ सर, आप मैंने कई सारे फेसबुक पोस्ट वगैरह में और ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपका जो चैरिटी इवेंट वगैरह देखने को मिलता है। सो आप बताइए सर, कैसे आप ये टाइम को बैलेंस कर पाते हो और इसका पीछे क्या राज है? एक्चुअली ऐसा है, एवरीबडी हैज़ टाइम, सब टाइम तो होता ही है। मैं सुबह 6 बजे से लेके रात का जैसे नाउ इट्स गोइंग टू बी 9, तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। और मैं जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और मेरे जितना एडवांस सर्जरीज मैं करते रहा, तो उस बीच मुझे लगा कि आई शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी को मैं पैसा से नहीं दे सकता, तो एक सर्जरी में 1 लाख 2 लाख का खर्चा भी आ जाता है किसी और डिफ़िकल्ट सर्जरीज में। तो मैं सोचा व्हाई नॉट आई गिव इट बैक बाय डूइंग सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स एट देयर ओन प्लेस। उनका अपना घर का सामने का हॉस्पिटल में ही मैं ऑपरेशन करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ लोकल गायनोकोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल आलो का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने वहाँ पे एडवांस गायनोकोलॉजिकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज किया। वहाँ पे अराउंड 16 to 17 पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी किया। इफ़ यू से एक पेशेंट को 1,10,000 15,000 का खर्चा होता है, तो 17 पेशेंट्स का मैंने सर्जरी किया इन 2 days। तो एवरीबडी वाज, मतलब सबको बेनिफिट मिला। एक तो है खर्चा बिना फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने पूरा कर दिया। मैंने अपना पूरा टीम, मेरा टीम है, मेरा सब ओटी टीम होता है, मेरा नर्सेस होता है, मेरा एनेस्थेटिस्ट होता है, हमारा ओटी टेक्नीशियंस होता है, और हमारा जो जितना भी इक्विपमेंट्स है उसको एडवांस ले जाके वहाँ पे सेटअप वगैरह करना होता है। तो उसका मेरा एक टीम है, तो मेरा टीम पहले जाता है वहाँ पे सेटअप करके। हमने आलो में अराउंड 17 सर्जरीज़ किया। देन आफ्टर दैट फिर मैंने पासीघाट में किया अराउंड 10 to 12 सर्जरीज़, उसमें हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज़ किया। एंड फिर लास्ट ईयर मैं नामसाई गया। नामसाई में भी मैं अराउंड 9 to 10 सर्जरीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट किया। दिस ईयर मैं बासार में प्लान कर रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च, फाइनल डेट अभी तक नहीं आया। ऑनरेबल लेपरादा का ऑनरेबल MLA मैडम वो एक डेट फिक्स करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा टीम लेपरादा में भी जाके वहाँ पे भी हम लोग ऑपरेशंस, एडवांस गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज करने के लिए हम लोग रेडी हैं। एंड ये चैरिटी इस तरह का चैरिटी ही करके मैं अपना सोसाइटी को कुछ आई कैन गिव समथिंग इन रिटर्न, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे ये मेरा प्रोफेशनल प्लेस है। यहाँ पे पीपल गेट चार्ज फॉर द एडवांस सर्जरीज एंड ऑल। तो इसी चीज़ को मैं गांव और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ले जाके मैं वहाँ का गायनोकोलॉजिस्ट को, वहाँ का डॉक्टर्स को, मेरा टीम, हम लोग पूरा सिखा देते हैं कि इस तरह का सर्जरीज वगैरह करना है। आज जैसे आलो में हमने वहाँ पे चैरिटी सर्जरी किया, वहाँ पे लैप्रोस्कोपी सर्जरी पहले नहीं होता था। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि सम प्रोसीड्यूर्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अभी आलो में हमारा गायनोकोलॉजिस्ट लोग कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तो सेम एडवांस सर्जरीज मेरा जो जूनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनको मैंने पासीघाट में भी सिखाया, मैंने नामसाई में भी सिखाया। नाउ दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली, बहुत अच्छा सर्जरीज वगैरह कर रहे हैं। दिस वे आई वांट टू गिव ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। अभी जैसे कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में मैं जाके ऑपरेशंस वगैरह करने वाला हूँ इन द मंथ ऑफ मार्च। सेम वे आई वांट टू गिव टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। तवांग में प्लान था, बट समथिंग हैपन कि वहाँ नहीं कर पाया। तो बट मेरा प्लान नॉट जस्ट लिमिट एक डिस्ट्रिक्ट में लिमिट, आई वांट टू गिव ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। मैं सेपा में जाना चाहता हूँ, अपर सुबनसिरी जाके वहाँ पे भी सर्विसेज देना चाहता हूँ। पैन अरुणाचल को मैं सर्विस देना चाहता हूँ। मेरा वट एवर आई हैव लर्न, जो आज तक मैंने सीखा, उसको आई वांट टू गिव इट बैक टू माई सोसाइटी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके पर्सनल बिलीफ के ऊपर एक सवाल मैं करना चाहता हूँ।
कई सारे लोगों का मानना ये है कि डॉक्टर जो है भगवान का बराबर है। क्या आप भगवान पे भरोसा करते हो या फिर इसके ऊपर आपका क्या सोच है यस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में सर? देखो आई एम मैं बाय बर्थ आई एम अ धोनी पोलो। मैं एक धोनी पोलो हूँ और मैं व्हाटएवर मैं जो भी रिचुअल्स वगैरह करता हूँ मैं धोनी पोलो को बहुत ही मैं मानता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा घर में इफ़ यू गो आप वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का फोटो भी लगा होगा, बुद्ध का फोटो भी लगा होगा, शिव जी का फोटो भी लगा होगा। मैं एवरी रिलीजन को इक्वली रेस्पेक्ट करता हूँ एंड आई फील दिस इज व्हाट रिलीजन टीचेस। मैं एक धोनी पोलो हूँ तो मैं सिर्फ धोनी पोलो को ही रेस्पेक्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। इट शुड बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट शुड बी फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन। और मैं इस चीज़ में मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ। मैं अपना घर में रोक्सिंग कोगडा करने देता है, मैं देखने देता है कि हमारा घर में कभी कुछ, तो उस चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ। अपना धोनी पोलो का जो मैं नेचुरल बिलीवर हूँ बट आई प्रे टू ऑल द गॉड्स। मैं शिव जी को पूजा करता हूँ, जीसस क्राइस्ट को पूजा करता हूँ, सबको पूजा करता हूँ। बट ऑन टॉप आई ऑलवेज कीप मैं अपना जहाँ से पैदा हुआ हूँ मैं धोनी पोलो को मेरा ऑल माइटी गॉड मैं धोनी पोलो को मानता हूँ। और सब बाकी जितना है सबका अपना अपना होता है एंड आई इक्वली रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। सर लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स भगवान के बराबर है, तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह जस्टिफाई कर पाओगे या फिर किस तरह आप इक्वेट करना चाहोगे? डॉक्टर्स आर नॉट इक्वल टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड, ऐसे भी नहीं है इन दिस मॉडर्न एरा। बिकॉज डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स, दे आर मेड टू सेव लाइव्स। मतलब हम लोग का काम है, वी आर प्रोफेशन। जैसे लॉयर हो गया आपका केस लड़ेगा, उसी तरह डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, वी आर प्रोफेशन। इट इज अर्लियर ये बिलीव होता था, ऑफ कोर्स जैसे बहुत सारा मेरा पेशेंट्स है जिसको मैं बच्चा नहीं हो रहा था तो मैंने उसको ट्रीटमेंट करके आईवीएफ करके उनको बच्चा दे दिया, तो उन लोग मुझे भगवान जैसे मानते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आई एम नॉट अ गॉड, आई एम अ प्योरली प्राइवेट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। मैं एक डॉक्टर हूँ और यस एक एम्पैथी होते हुए एक अच्छा एम्पैथी अपना पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए। हाँ कभी कभी डॉक्टर भी ऐसा होता है कि हर कोई डॉक्टर कूल माइंड होके ही काम करता है, ऐसे भी नहीं। डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, डॉक्टर को भी फेयर होता है। यू थिंक मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में मेरा हाथ भी कभी कभी कांपता है, मुझे भी डर लगता है। पेशेंट को कुछ नहीं होना है, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश हो या कहीं पे भी हो, इफ आई एम ऑपरेटिंग ऑन समवन, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मैं हमेशा याद करता हूँ मेरे से ऊपर वाला भगवान को कि नहीं भगवान आप जीसस क्राइस्ट धोनी पोलो हम सबको पूजा करके हम ऑपरेशन करते हैं, बिकॉज above us someone is there, but we are not gods। अगर हम we are not next to God। अगर कोई ऐसा बोलता है दिस इज एन मतलब ओवर स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आजकल का डेट में डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड तो नहीं है। वी आर जस्ट प्रोफेशनल्स डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर मेंट टू सेव लाइव्स, वी विल सेव लाइफ एट विद द बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब वे वी कैन। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली कंक्लूजन पार्ट पे आ ही रहा था, तो एक ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन एक बहुत ही एक सीरियस एक इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन पॉप अप हुआ सर। ये जो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आप थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि आपको भी डर लगता है, तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी को बचाना चाहता है लेकिन किसी तरह आप बचा नहीं पाते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे बहुत सारे केसेस भी हमें देखने को मिला कि दे पुट द ब्लेम डायरेक्टली ऑन द डॉक्टर्स। तो कई सारे यहाँ पे केसेस भी ऐसे आया है। तो इसके बारे आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो कि डायरेक्टली कहते हैं ना ये बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर समवन हैज डाइड, बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर समवन हैज डाइड, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट समवन हैज गॉन। हाँ तो ये चीज को ये एक्चुअली ऐसा है ना, आजकल इफ यू सी number of doctors, number of students actually, young people and students, उन लोग का जो ज़ील है डॉक्टर बनने का वो कम हो गया। There are so many posts which are vacant, fill up ही नहीं हो रहा है। आदमी लोग डॉक्टर बनना नहीं चाह रहे आज का डेट में, because of the
बिकॉज ऑफ सो मेनी वायलेंसेस अगेंस्ट डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर को कोई मार देता है, कोई पीट देता है, हॉस्पिटल तोड़ देता है, बहुत सारा ऐसे केसेस होता है, लिटिगेशंस वगैरह हो जाता है जहाँ पे डॉक्टर का कुछ मिस्टेक नहीं है, बट नॉट ऑलवेज डॉक्टर का मिस्टेक नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है, बट यहाँ पे अनरूली हो जाता है जब एक क्राउड गैदर हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है. नोबडी वांट्स डेथ टू हैपन अनटाइमली, एंड सिंस वी वर्क इन ट्रेमेंडस प्रेशर, हम लोग का इतना प्रेशर में हम लोग काम करते हैं, बिकॉज सेविंग लाइफ इज वेरी हाई रिस्क जॉब. एक डॉक्टर का लाइफ में किसी पेशेंट को सेव करना है, एंड विथ hundreds of people around, it becomes a very difficult situation, because बचाना भी है, नहीं बचेगा तो डॉक्टर ही नहीं बचेगा, उस टाइप का सिचुएशन कभी कभी हो जाता है. तो ये अनरूली पीपल के कारण से ऐसा होता है. नॉट ऑल पब्लिक को ये तो ब्लेम नहीं कर सकता, बट देयर आर सो मेनी गुड पीपल हु एक्चुअली कुछ होने के बाद भी डॉक्टर के ऊपर ब्लेम भी नहीं किया. बट बहुत सारा ऐसे भी है जहाँ पे डॉक्टर का प्रॉब्लम नहीं होता है, डॉक्टर ने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन भी डॉक्टर के ऊपर अटैक होता है. तो आज का इसीलिए enthusiasm to become a doctor ना वो कम हो, because of all these incidents, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया. कभी कभी इतना ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड मतलब न्यूज भी चल जाता है, तो आदमी लोग को डॉक्टर के ऊपर भरोसा ही कम हो जाता है. प्लस आप डॉक्टर, मैं ये भी बोलूंगा, डॉक्टर का भी फुल राइट है. दे हैव ऑल्सो द फुल राइट टू एंजॉय देयर लाइफ. दे ऑल्सो हैव द राइट टू अपना बच्चा को, अपना बीबी को डिनर में ले जाए, वेकेशन में ले जाए. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल हु थिंक कि देयर आर सो मेनी पीपल हु थिंक कि नहीं, डॉक्टर है तो काम करना है. ऑफ कोर्स काम तो करना ही है, बट आपका उनका फ्री टाइम में उनका भी पूरा राइट है कि वो अपना बच्चा, बीबी, फैमिली को लेके वेकेशन भी इंजॉय कर सके. बट हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी आई रियली वांट टू अपील कि मेरा जो यंगर जनरेशन्स है, क्योंकि हमारे समाज में अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यंगर जनरेशन्स डोंट वांट टू बिकम डॉक्टर्स. और जो अभी हम लोग का जो जनरेशन, वन डे वी विल बिकम ओल्ड. हम लोग भी 10-15 साल 20 साल के बाद वी वोंट बी एबल टू ऑपरेट, हम लोग नहीं कर पाएंगे. दिस वैक्यूम हैज टू बी फिल्ड बाय समवन हु आर रियली गुड. तो इसीलिए यंगर जनरेशन्स लोग भी जो सचमुच डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ द सो मेनी सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ वगैरह जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर ये सब अत्याचार वगैरह, कुछ मारपीट वगैरह न्यूज़ वगैरह आते हैं, उसको देख के अगर डिस्करेज हो रहा है तो डिस्करेज नहीं होना है. वी आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. ऐसे इंसिडेंट कभी कभी हो भी सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. डॉक्टर्स आर नॉट गॉड, दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर नॉट गॉड. डॉक्टर विल ट्राई टू सेव द लाइफ, बट एनी मतलब अनफॉर्चुनेट थिंग्स कैन हैपन, अनफॉर्सिन थिंग्स कैन हैपन, जो डॉक्टर का हाथ में नहीं है. तो पब्लिक भी उसको समझना चाहिए. एनी डॉक्टर विल नेवर ट्राई टू किल एनी पेशेंट. कोई भी पेशेंट को मारना नहीं चाहेगा. डॉक्टर थोड़ी ना बूचर है. डॉक्टर किसी को मार के उसको क्या मिलेगा? Every doctor will try to save the life of a patient with all the best possible way a doctor can. तो इसीलिए पब्लिक लोग भी जो भी है, उन लोग भी अगर इस तरह ये चीज़ को अगर समझते हैं, देयर इज़ ऑलवेज कोर्ट कचहरी है. आपका ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए आपके पास कोर्ट है. इंस्टेड ऑफ डूइंग मारपीट, हाथापाई, तोड़फोड़, one should not take law in their hand. rather आप कोर्ट का हेल्प सीख करना है. अगर डॉक्टर गलती है तो उसको पनिश करना है, and then court will decide. Public should not decide. ओके, थैंक यू सर. आप भी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बिजी रहते हैं, आप भी फुल्ली एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे. सो मैं आपको और ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ. हम कंक्लूजन राउंड पे आते हैं, तो मैं 1-2 रैपिड फायर आपके लिए प्रिपेयर किए थे. तो जस्ट इन फ्यू लाइन्स. सो नंबर 1 वुड बी, वन हैबिट एवरी वुमन शुड अडॉप्ट फॉर हेल्थ. रेगुलर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. सर्विक्स का जो कैंसर है उसका स्क्रीनिंग करना चाहिए जी, once in 5 years. ओके. वन थिंग फैमिली शुड स्टॉप डूइंग टू वुमेन. Abusing. वन चेंज अरुणाचल नीड्स अर्जेंटली फॉर वुमेन. ये सर आप मैसेज आप पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी आप दे दीजिए. वन चेंज बोलने से वुमेन को रेस्पेक्ट करना है, वुमेन को एजुकेट करना है, वुमेन को अपलिफ्ट करना है.
क्योंकि कोई भी कंट्री है, नेशंस ग्रोथ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू वुमेन्स ग्रोथ। जहाँ पे वुमेन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे वुमेन का एजुकेशन ज़्यादा है, वो स्टेट और वो जगह, वो रीजन जो है ऑटोमेटिकली वो अपलिफ्ट हो जाएगा। दैट्स वाई अरुणाचल प्रदेश पर से में भी वुमेन को एजुकेट करना, वुमेन को अपलिफ्ट करना, वुमेन को रेस्पेक्ट करना, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कर दिया तो हमारा स्टेट अपने आप से अपलिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्रिय दोस्तों, चलिए आज ये तो हमारे बीच डॉक्टर जॉनसन बागरा जी, और मैं आशा करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट आप सभी को लाभदायक होंगे।